522000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, yomoney@nw18.com और साथ ही आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक ट्विटर पर CNBC आवाज़ के हैंडल पर जाइए और अपने क्वेश्चंस हमें लिंक भेज दिए #AskAwaz लिखकर, और ये तरीका इस शो में पार्टिसिपेट करने का है। आज हमारे साथ आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए फिनफिक्स रिसर्च एंड एनालिटिक्स के फाउंडर प्रबलीन बाजपेयी मौजूद हैं। प्रबलीन नमस्कार, स्वागत है आपका, और प्रबलीन से आपके क्वेश्चंस पर राय लेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कैटेगरी ऑफ फंड्स की। कल हमने आर्बिट्रेज फंड की बात की थी, आज हम बात करेंगे मिड कैप फंड्स की, कि मिड कैप फंड्स किस तरीके से बाकी कैटेगरी, स्पेशली जो लार्ज कैप कैटेगरी होती है या स्मॉल कैप कैटेगरी होती है, उससे किस तरीके से डिफरेंट होते हैं। क्या मिड कैप्स में हाई रिस्क हाई रिटर्न का फंडा इन फंड्स में अभी भी कामकाज करता है, और किन कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स को ये सूट करता है, ये सब बातें समझते हैं। बताइए प्रबलीन, मिड कैप फंड्स के बारे में। नमस्कार दीपाली जी। मिड कैप फंड्स मेरे ख्याल से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी और अक्सर ओवरलुक्ड होती है। अगर हम इन्वेस्टर क्वेरीज को भी इसी शो पे देखें तो हम देखते हैं अक्सर लार्ज कैप फंड्स होते हैं इन्वेस्टर्स के पास, और स्मॉल कैप एंड मिड कैप अक्सर मिसिंग पाया जाता है। मिड कैप फंड्स को समझने के लिए दीपाली जी, आई थिंक एक टर्म को बहुत समझना जरूरी है, जिसको हम मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं या मार्केट कैप। हर कंपनी की एक मार्केट कैप होती है, जो इन सिंपल वर्ड्स उस कंपनी के सारे शेयर्स की वैल्यू है। यानी कि जितनी बड़ी कंपनी बड़ी होगी उतनी ही उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ी है। जैसे HDFC बैंक हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, TCS हो गया। मिड कैप फंड्स को जो हम डिविजन करते हैं वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे ही करते हैं। जो पहले से 100 तक की हमारी कंपनीज हैं जो सबसे बड़ी हैं मार्केट कैप के बेसिस पे, उनको हमने लार्ज कैप कंसिडर किया, और 101 से लेके 250 तक की कंपनीज को हम मिड कैप कंपनीज बोलते हैं। और इन जो कंपनीज में हमारे म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करते हैं वो हमारे मिड कैप फंड्स कहलाते हैं, जहां पे सेबी का मैंडेट है कि 65% तक उनका पैसा सिर्फ मिड कैप स्टॉक्स पे ही होना चाहिए, और बाकी जो 35% है वो उनका स्मॉल कैप या लार्ज कैप में रह सकता है। एक बहुत बेहतरीन कैटेगरी है ये दीपाली जी, क्योंकि अगर हम लार्ज कैप्स के कंपैरिजन में देखें तो मेरे ख्याल से जो मिड कैप इंडेक्स है वो हमें काफी डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर देता है मार्केट्स का, एंड डिफरेंट एक्सपोजर देता है जो हमें लार्ज कैप्स नहीं देते। लार्ज कैप्स अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो हम देखेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, IT हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हो गया। ये मिला के जो हमारे टॉप 5 सेक्टर्स हैं ये करीबन 77% हिस्सा बनाते हैं निफ्टी 50 का, जिसमें से जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं वो अकेले ही करीबन 42% कॉम्पोजिट करते हैं इंडेक्स को। एंड अगर हम मिड कैप फंड्स की बात करें और मिड कैप इंडेक्स की वहां पे बात करें तो हमारे पास थोड़ा सा ज्यादा एक्सपोजर मिलता है कैपिटल गुड्स को, हेल्थ केयर को, केमिकल्स को, इस तरीके के हमें सेक्टर्स का एक्सपोजर मिलता है। एंड जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं हमारे मिड कैप इंडेक्स की, जो मिड कैप 150 इंडेक्स है, जो इस पूरे 150 एक जो हमारा स्टॉक्स का यूनिवर्स है मिड कैप स्पेस में उसको कवर करता है, वहां पे टॉप 10 स्टॉक्स का सिर्फ एलोकेशन 10 से 12% तक रहता है। तो एक अच्छा तरीका है इन्वेस्टर्स के लिए जो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि एक मिड कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ें। इनका रिस्क जाहिर है लार्ज कैप से ज्यादा होता है, क्योंकि उनसे थोड़ी छोटी कंपनियां हैं लार्ज कैप फंड्स के मुकाबले, पर स्मॉल कैप फंड्स के मुकाबले इनका रिस्क थोड़ा कम होता है। एंड यहाँ पे एक्टिव एंड पैसिव दोनों फंड्स के तरीके से वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा प्रबलीन, मिड कैप फंड्स और मिड कैप इंडेक्स फंड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? और दूसरी चीज, अगर मिड कैप्स में एक्सपोजर लेना हो तो मिड कैप इंडेक्स फंड भी बेटर है, या फिर मिड कैप जो प्योर मिड कैप फंड्स है उनको ऑप्ट करना चाहिए? जी, जब हम मिड कैप फंड्स पे इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं दीपाली जी, तो जो पैसिव स्ट्रैटेजी है वहां पे हमारे पास 3 इंडेक्स हमारे पास है। एक है निफ्टी मिड कैप 150, एक हो गया निफ्टी मिड कैप 50, एक हो गया निफ्टी मिड कैप 150 क्वालिटी 50। अगर हम मिड कैप 150 को उठाएं तो वो हमें सीधे ही पूरे जो 150 स्टॉक्स है मिड कैप्स के उनका एक्सपोजर प्रोवाइड करता है, बट अगेन मार्केट कैप के बेसिस पे, यानी कि जो बड़ी कंपनियां होंगी विद इन मिड कैप उनका एक्सपोजर हमें ज्यादा मिलता है। ये 3 मेरे ख्याल से अच्छे तरीके हैं, जिनमें से सबसे सिंपल तरीका है कि मिड कैप 150 इंडेक्स फंड को चुन लिया जाए, स्पेशली उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनको काफी लंबे समय तक इन्वेस्ट करना है और उनको कंफ्यूजन है कि कौन सा मिड कैप फंड उठाएं। हमारे पास एक्टिव फंड्स की कैटेगरी में करीबन 29 फंड्स है,
जिनमें से अभी भी, क्योंकि हम मानते हैं कि मिड कैप एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे एक्टिव फंड्स का आउट परफॉर्मेंस का स्कोप है, कुछ बेहतरीन फंड्स ने मिड कैप इंडेक्स को बीट किया है और अच्छे प्रदर्शन दिए हैं। पर वहां पे थोड़ा सा छांटने की जरूरत है, क्योंकि जो बेस्ट और वर्स्ट परफॉर्मर्स हैं उनमें काफी डिफरेंस दिखता है हमें रिटर्न्स में। तो उन 29 फंड्स में से इन्वेस्टर्स अगर क्वालिटी फंड्स देखेंगे तो 8 से 10 निकल के आएंगे जिनने कंसिस्टेंटली इंडेक्स को बीट किया है। तो अगर उनमें अपनी थोड़ी रिसर्च कर सकते हैं इन्वेस्टर्स, तो मेरे ख्याल से एक्टिव फंड को भी चुन सकते हैं। वरना मिड कैप इंडेक्स एक बेहतरीन तरीका है, सिंपल तरीका है बेसिकली इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए इस सेगमेंट को। अच्छा, कुछ नेम्स भी सजेस्ट कर दीजिए प्लीज, अगर प्योर मिड कैप फंड पिक करना हो किसी को तो प्रॉब्लम। जब हम इंडेक्स फंड की बात करते हैं दीपाली जी, तो यहाँ पे बस इन्वेस्टर्स को एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोई बफर नहीं है, बिकॉज उनका पूरा पैसा जाके सिर्फ मिड कैप फंड्स में लग जाएगा। तो अगर हम मिड कैप 150 की बात करें तो हमारे पास HDFC, SBI, ICICI के द्वारा लॉन्च्ड मिड कैप 150 फंड्स हैं। और एक्टिव फंड्स पे देखें तो थोड़ा सा बफर ज्यादा होता है, बिकॉज उनका कुछ एलोकेशन वो लार्ज कैप में भी रखते हैं, थोड़ा ग्रोथ में भी रख सकते हैं, सॉरी थोड़ा स्मॉल कैप्स में रख सकते हैं फॉर मोर ग्रोथ, और थोड़ा वो कैश में भी होल्ड कर सकते हैं जब मार्केट्स बहुत हाई पे हो। तो अगर एक्टिव फंड्स की बात करें तो मेरे ख्याल से कोटक का, HDFC का, SBI का, PGIM के, इनके अच्छे कंसिस्टेंट मिड कैप परफॉर्मेंस रहे हैं। ओके, चलिए तो अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। मिड कैप्स के बारे में तो काफी इन्फॉर्मेशन, काफी डिटेल्स प्रबली ने सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। अब बात करते हैं कॉलर से। अनिल है हमारे साथ पहले कॉलर क्वेश्चन पूछने के लिए। अनिल नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम, मेरा टारगेट 10 इयर्स में 1 करोड़ का है और मेरी 23,500 पर मंथ की SIP है जो मैंने डाल रखा है। तो मेरे पोर्टफोलियो का रिव्यू चाहता हूँ, क्या टारगेट अचीव होगा मैम? 23,500 की SIP है और 10 साल में 1 करोड़ का टारगेट। कब से कर रहे हैं आप SIP? कितना एक्यूमुलेशन कर चुके हैं पोर्टफोलियो में? ये करंट पोर्टफोलियो 2 लाख के समथिंग है मैडम। ओके, 2 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू है प्रबलीन। 23,500 की SIP इनकी चल रही है। 10 साल में 1 करोड़ का टारगेट। PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, कैनरा रोबोको स्मॉल कैप, मेरी एसेट लार्ज कैप, SBI स्मॉल कैप, क्वांट टैक्स प्लान और एक्सेस स्मॉल कैप, इन सभी में तो 3,000 ईच डाल रहे हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 2,000 पर मंथ, मोतियार ओसवाल नेस्डेक में 1,500 पर मंथ और टाटा डिजिटल में 2,000 पर मंथ। तो इनके 2 ही क्वेश्चंस, पोर्टफोलियो कैसा है, कुछ चेंजेस कर रहे हैं क्या, और दूसरा इनके गोल पर आपकी राय। जी दीपाल जी, 23,500 की इनकी SIP है। अगर हम SIP अमाउंट को सेम रखें तो 11% के अगर ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न्स के हिसाब से चले तो अपने लक्ष्य से थोड़ा नीचे रहेंगे, करीबन 57 लाख ये एक्यूमुलेट कर सकते हैं। पर अगर अपना वक्त थोड़ा इन्वेस्टमेंट को ज्यादा दें, 10 साल की जगह ये 14 साल दें, तो ये इनका 1 करोड़ का लक्ष्य इतनी ही इन्वेस्टमेंट से पूरा हो सकता है। अगर सेम टाइम में इनको पूरा करना है तो इनको करीबन 20% रिटर्न्स चाहिए मार्केट से, जो मेरे ख्याल से थोड़ा अनरियलिस्टिक हो जाएगा। अगर 10 साल में ही अपना लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं तो इनको करीबन 19 से 20,000 की एक्स्ट्रा SIP डालने की जरूरत है, क्योंकि 10 साल उतना ज्यादा लंबे समय नहीं है मार्केट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनके पोर्टफोलियो को अगर हम देखें दीपाली जी, तो मेरे ख्याल से 23,500 की SIP के लिए 9-10 फंड्स हैं जो थोड़े से ज्यादा हैं। थोड़ा सा मेरे ख्याल से कॉम्पैक्ट बनाने की जरूरत है अपने पोर्टफोलियो को। एक थीमेटिक फंड है, इसको क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी सेक्टर पिटा हुआ है, मेरे ख्याल से ये सही समय है कि इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी पराग पारिक को भी कंटिन्यू कर ले, एक उनका लार्ज कैप है उसको भी, PGIM को भी कंटिन्यू करे मिड कैप में। मेरे ख्याल से जो 3 स्मॉल कैप्स हैं इनमें से एक को एग्जिट कर ले तो कम से कम वहां पे थोड़ा सा जो क्लटर हो रहा है वो कम हो सकता है। एंड मेरे ख्याल से कैनरा रुपए को तीनों ही अच्छे फंड है जो इन्होंने चुने हैं स्मॉल कैप में। पर मेरे ख्याल से तो ओवरलैप को अगर मैं तीनों फंड्स का देखूं और थोड़े बाकी फैक्टर्स को नजर रखते हुए, मेरे ख्याल से कैनरा रुपए को यहाँ से ये हटा सकते हैं। और टैक्स सेवर में तभी डालें अगर इनको इसकी रिक्वायरमेंट है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ना डालें, स्पेसिफिक कोई लक्ष्य है तो, क्योंकि इसमें लॉक इन पीरियड रहेगा। तो यानी कि इनको 9th और 10th ईयर में जो इनकी SIP होगी वो बाद में मैच्योर होगी, तो उसको समझते हुए अपने टैक्स सेवर में SIP को कंटिन्यू करें। ओके, चलिए तो ये सजेशन देखे हैं आपके पोर्टफोलियो को लेकर, थोड़े से चेंजेस बताए गए हैं, ज्यादा फंड्स हैं
और कैटेगरीज भी आपको थोड़ी सी ठीक करनी है। तो इसीलिए आपको सजेशन दिया गया है फ्लेक्सी कैप, एक मिड कैप, 3 स्मॉल कैप फंड मिलाकर आप पोर्टफोलियो में जगह दें, और साथ ही कोई इंटरनेशनल फंड भी आप ऐड कर सकते हैं। तो थोड़े से चेंजेस करने हैं, वो आपको प्रबलीन ने बताए हैं। रही बात आपके गोल की, 43,000 पर मंथ की आपको SIP लगेगी गोल को हासिल करने के लिए। प्रशांत सिंह है हमारे साथ अगले कॉलर बातचीत करने के लिए। प्रशांत जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार, मेरे 2 सवाल है। मैंने अपना पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए भेजा आपके पास, और मैं इन्वेस्टमेंट भी रही एनर्जी में कर रहा हूँ 2017 से। ओके। बाकी सभी फंड में कर रहा हूँ 2020 से। इस समय मेरी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू लगभग 67 लाख है, और उसका जो करंट वैल्यू जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है 68 लाख दिखा रहा है। ठीक, मेरे 2 सवाल, एक तो रिव्यू प्लस जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया है, जिस समय इस समय मार्केट हाई है, तो मेरे दिमाग में 2 चीजें होती है। क्या कुछ पैसे जिसमें कि लॉन्ग टर्म कैपिटल न लग रहा हो, न लग रहा हो, उसको निकाल करके डाउन पेमेंट करें, या उसको मैं चलने दूं एज सच अपने क्या नाम है SIP को, अपना उसको टच ना करूं म्यूचुअल फंड को, और इन फ्यूचर जो सैलरी पैसा इकट्ठा हो उससे डाउन पेमेंट करूं। 2 चीज है मेरे को। ओके, ठीक है, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। तो आपने सुना इनका पूरा क्वेश्चन। फिलहाल 70,000 की इनकी SIP चल रही है, 57 लाख के पोर्टफोलियो की वैल्यू, 10 से 12 साल में कितना कॉर्पस एक्यूमुलेट कर लेंगे वो जानना चाहते हैं। बाकी इन्होंने अपने सवाल भी आपसे पूछे। क्विकली मैं पोर्टफोलियो और मेंशन कर देती हूँ। प्रबलीन 10,000 रुपए महीना डाल रहे हैं मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में, 10,000 ईच है कैनरा रोबो को ब्लू चिप में, पराग पारी फ्लेक्सी कैप में 11,000 पर मंथ, 8,000 पर मंथ कोटक इमर्जिंग इक्विटी में, साथ ही 6,000 पर मंथ है PGM इंडिया फ्लेक्सी कैप में। अदरवाइज SBI कॉन्ट्रा, ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी, एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, कैनरा रोबो को स्मॉल कैप और एक्सेस स्मॉल कैप में 5,000 ये डाल रहे हैं। बताइए क्या सजेशंस। दीपाली जी, जो इनका एग्जिट से रिलेटेड डाउन पेमेंट का पार्ट है वो मुझे इतना क्लियरली सुनाई नहीं दिया, अगर आप रिपीट कर सके। जी प्रशांत जी, अगर आप फोन लाइन पे हैं तो जो डाउन पेमेंट की आप स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं बताइए, एक बार प्लीज दोबारा पूछ लीजिए प्रबलीन से, क्या जानना चाहते हैं। मैं मेरा ये जानना चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने लिया है, ठीक है, रियल एस्टेट में, तो इस समय जैसे मार्केट अगर हाई है तो क्या मैं कुछ पैसे उससे निकाल करके डाउन पेमेंट करूं, और इन फ्यूचर कभी मार्केट डाउन होती है 5-10%, तो जो मेरा पैसा इकट्ठा रहेगा उस पर मैं इससे डाल दूं, ये स्ट्रेटजी सही रहेगी, या उसको मैं म्यूचुअल फंड को ऐसा चलने दूं? बेसिकली प्रबलीन, हाँ प्रबलीन बेसिकली इनका सीधा सवाल यही है कि यहाँ से प्रॉफिट्स निकाल ले फिलहाल, और जब मार्केट्स डिप पे मिले तब री इन्वेस्ट करें, या इसी पोर्टफोलियो में इन्वेस्टेड रहें। अच्छा, ओके। अच्छा दीपाली जी, सबसे पहले तो इनका जो लक्ष्य की बात कर लेते हैं। इनने ये देखा था कि करीबन 10 से 12 साल का होराइजन है। अगर हम कंटिन्यूड रहते हैं 70,000 की SIP के साथ, तो ये आराम से 2 करोड़ के करीब पहुंच जाएंगे। 1.8 करोड़ का इनका अमाउंट जनरेट हो सकता है करीबन 11 साल में, और 11% के ही हम रिटर्न्स एक कंजर्वेटिव लेके चल रहे हैं ओवरऑल पोर्टफोलियो के लिए। थोड़े ज्यादा अगर अधिक रिटर्न मिले तो 2 करोड़ से ज्यादा का भी इनका एक कॉर्पस जमा हो सकता है। जो क्वेश्चन है इनका कि अभी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लें और या फिर वापस डिप पे डालें, SIP जब हम कर रहे हैं प्रशांत जी, तब मैं ये बोलूंगी कि आपको बहुत ज्यादा टाइम करने की जरूरत नहीं है। SIP अपने आप में उस चीज को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती हैं। हमने अगर हम 2008 के मार्केट हाईज की बात करें, अगर आपने वहां से भी अपनी SIP इन्वेस्टमेंट शुरू की होती और उसके बाद लगातार कितनी मार्केट्स गिरी है, हमने 2011 में भी देखा है, डिफरेंट हमने मार्केट साइकिल्स देखे, तो भी आपकी जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स वाली जो आपके फाइनल रिटर्न्स इन्वेस्टमेंट्स के बहुत ही बेहतरीन निकल के आते। तो मेरे ख्याल से आप यहाँ टाइम करने की कोशिश ना करें। अगर आपका कोई बड़ी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो आप उस एग्जिट स्ट्रैटेजी को डेफिनेटली अपना डिप्लॉय कर ले। तो जो एग्जिट कॉल है मेरे ख्याल से आपकी गोल के बेसिस पे होनी चाहिए कि आपको रिक्वायरमेंट है फंड्स की तो आप निकालें। आप सिर्फ मार्केट से प्रॉफिट बुकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ना करें अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है फंड्स की। जहां तक आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो का सवाल है, आपने हल्का मेंशन किया था यहाँ पे कि एक एज एन एग्रेसिव इन्वेस्टर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो है वहां पे आपकी करीबन 60% एक्चुअली लार्ज कैप में ही एलोकेशन बन के आ रही है, और 3 फंड्स हैं जो आपके, एक ब्लू चिप हो गया कैनरा रोबेको का, एक आपका ICICI का वैल्यू, और मिराई का जो इमर्जिंग ब्लू चिप है, उनमें मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा ओवरलैप है।
तो एक तरीके से इन 3 फंड्स में अगर आप चाहें तो आप एग्जिट कॉल ले सकते हैं, उससे आपका थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का भी मोटिव पूरा हो सकता है, आपका पोर्टफोलियो थोड़ा डीक्लटर हो सकता है, और फिर आप एक एसआईपी निफ्टी 50 में करिए, सिंपल अपने लार्ज कैप पोर्टफोलियो को मेंटेन करने के लिए, और थोड़ी एलोकेशंस आप मिड और स्मॉल में बढ़ा सकते हैं, जिससे आपका पोर्टफोलियो थोड़ा ज्यादा बैलेंस्ड होगा, और इसको डीक्लटर करने के तरीके से आपका थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी हो जाएगी। तो वो एक स्ट्रैटेजी है जो शायद आप इस टाइम पे लगा सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए स्ट्रैटेजी। अगले कॉलर से बात करते हैं। सुनील हैं हमारे साथ अब नई दिल्ली से। सुनील जी नमस्कार, पूछिए क्या क्वेश्चन है। नमस्कार मैडम। मैडम जी, मैंने 4 म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाया है और बच्चे के एजुकेशन के लिए मैं 75 लाख जोड़ना चाहता हूँ टोटल। उसमें मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मेरा जो पोर्टफोलियो मैंने भेजा है वो ठीक है, और यदि पोर्टफोलियो ठीक नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए, और पैसे मैंने जो जिस फंड में लगाए हैं वो ठीक लगाए या फंड मुझे चेंज करने चाहिए। ओके, तो बेसिकली 20,000 की एसआईपी इनकी चल रही है फिलहाल। अच्छा, कब से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं? कितना समय हो चुका है इस एसआईपी को? 6 महीने हुए हैं। अच्छा, और आपका जो टारगेट है वो 75 लाख का इन 15 ईयर्स, करेक्ट? जी 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 जी। अच्छा, इसके अलावा एनपीएस को लेकर क्या जानकारी चाहते हैं आप? मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी हूँ मैडम, तो मैं एनपीएस में कौन सा मुझे पेंशन फंड चूज करना चाहिए और कौन सी स्कीम चूज करनी चाहिए? ओके, तो मोतियाल ओसवाल मिड कैप इनके पास है, निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड, एक्सिस स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, 75 लाख का टारगेट 15 ईयर्स में। एनपीएस को लेकर भी जानकारी जानना चाहते हैं आपसे, साथ ही साथ पोर्टफोलियो पर तो राय चाहिए ही। बताइए प्रबलीन जी। जी, दीपाली जी, 6,500 की एसआईपी है, इससे ये लक्ष्य अभी पूरा नहीं हो पाएगा। इनको करीबन एक्स्ट्रा एक 10,000 डालने की जरूरत है अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, जो 75 लाख का इनका है। और एक चेंज मैं इनके पोर्टफोलियो में सजेस्ट करूंगी, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप और जो इंडेक्स फंड है उसको कंटिन्यू कर ले। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की जगह, क्योंकि 15 साल का लक्ष्य है, मेरे ख्याल से मिड कैप की जगह मिड कैप 150 इंडेक्स को चुन ले, मोतीलाल का ही मिड कैप इंडेक्स चुन ले और उसमें अपना निवेश करें, और थोड़ा सा मेरे ख्याल से एसआईपी को अपनी इंक्रीज कर लें अगर स्टैगर्ड तरीके से, तो ये अपना पोर्टफोलियो जो इनका लक्ष्य है अपने पोर्टफोलियो से उसको पूरा अचीव कर पाएंगे। जो इनका एनपीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है, एनपीएस क्योंकि इनको टियर 1 पहले अपना अकाउंट खोलना होगा, उसमें इनके पास एक्टिव और ऑटो चॉइसेस होंगी अपने फंड्स को एलोकेट करने के लिए। 2 चीजों को समझ के करें कि सबसे पहली बात कि अगर इनके पास अभी इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव वाला फंड ना चुने, वहां पे जहां पे इनको मैक्सिमम इक्विटी एक्सपोजर मिल रहा है दीपाली जी, उसी को चुने ताकि इनको लंबे समय में जो इन्वेस्टेड रहने का फायदा मिल पाए। उसके अलावा इनको एक 50,000 का एडिशनल एटीसी के अलावा भी बेनिफिट हो सकता है टियर 1 में इन्वेस्टमेंट करने से, तो ये अपना डेफिनेटली वहां निवेश शुरू कर सकते हैं अगर अभी नहीं किया है। एक चीज का गौर करें कि जब इनको फाइनली जो मैच्योरिटी होगी तो इनका जो पूरा अमाउंट है वो हाथ में नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे एक एनुइटी खरीदनी होती है जो मिनिमम 40% अमाउंट से कॉर्पस के खरीदी जाती है। तो मेरे ख्याल से इन थोड़े से पॉइंट्स का ध्यान रख के इन्वेस्टमेंट करें, और उसके अलावा अपने एसआईपी निवेश को जैसे एक इंक्रीमेंटल होती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, डीए मिलता है, कोई इजाफा होता है उनकी सैलरी में, तो थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहें तो अपने लक्ष्य को अचीव कर पाएंगे फिर। ओके, चलिए, शुक्रिया आपका सुनील जी सवाल पूछने के लिए। और रही बात आपके पोर्टफोलियो को लेकर, सजेशंस दिए गए हैं, आपको अपना इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज करनी पड़ेंगे अपने गोल को हासिल करने के लिए। क्या क्या बदलाव आपको करने हैं वो तमाम डिटेल्स आपको प्रबलीन ने बताई हैं, और आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि क्या क्या चेंजेस आपको करने हैं अपने पोर्टफोलियो में। चलिए, रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। प्रबलीन हमारे साथ बनी हुई है, लौटेंगे तो कुछ और क्वेश्चन को लेंगे। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं योर मनी। हमारे साथ प्रबलीन वाजपेयी मौजूद हैं जो आपकी क्वेरीज को आंसर कर रही हैं। समय की कमी इसलिए और कॉलर्स तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन प्रबलीन के टॉप 4 फंड्स पूछ लेते हैं, स्पेशली उन इन्वेस्टर्स के लिए जो प्रबलीन की चॉइस के हिसाब से नया पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। तो प्रबलीन बताइए अपने टॉप 4 फंड्स। सबसे पहली सिर्फ फंड नहीं बताऊंगी दीपाल जी। सबसे पहली जो कैटेगरी है जो मुझे पसंद है इस टाइम पे वो है टारगेट मैच्योरिटी फंड्स। मेरे ख्याल से डेट में अभी भी एक अपना बेनिफिट है क्योंकि हमारे आईटीएम्स काफी हाई पे है और कल को जैसे इंटरेस्ट रेट्स कटने शुरू होंगे बिकॉज इन्फ्लेशन काफी टेम हो रही है, टारगेट मैच्योरिटी फंड्स मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा तरीका है थोड़े भी लंबे समय के लिए, जहां पे प्रिडिक्टेबिलिटी है कि हमें 5 साल 7 साल के लिए निवेश करना है फिक्स्ड इनकम में, वहां पे अपना पैसा लगाने के लिए। और ये मेरे ख्याल से काफी निवेशक समझेंगे भी बिकॉज जब एफडी में हम अपना पैसा रखते हैं तो लगातार वो टैक्स होता है हर साल। सेकंड जो मेरी चॉइस है यहाँ पे कोटक का मल्टी कैप फंड है जो हमें लार्ज मिड और स्मॉल तीनों मार्केट कैप्स का एक्सपोजर देता है। हर्ष उपाध्याय जी इसको मैनेज करते हैं। तीसरा, क्योंकि हम मार्केट हाइज में हैं और जिन लोगों का निवेश का होराइजन करीबन 4 से 5 साल का है, वहां के लिए मेरे ख्याल से एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एक अच्छा फंड है। इनके पास एक ग्रोथ और वैल्यू की मिक्स्ड अप्रोच है फंड को मैनेज करने के लिए। इस वक्त करीबन 50 to 53% की इक्विटी में है, बाकी डेट में है। और इसके अलावा मिड कैप्स में निवेश करने के लिए, क्योंकि हमने मिड कैप्स की चर्चा की, तो मेरी सिंपल यहाँ पे स्ट्रैटेजी होगी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड को चुने। एंड मेरे ख्याल से ये काफी सारे एक्टिव फंड्स को भी एसआईपी के जरिए बीट कर सकता है ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो टारगेट मैच्योरिटी फंड्स, एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, कोटक मल्टी कैप और निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, ये आप ऑप्ट कर सकते हैं। थैंक यू प्रबलीन आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।